जय हिंद दोस्तों। 18 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाफ्टा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा कॉनक्लेव को। तो 2025 में जो बाफ्टा अवार्ड प्रदान किए गए हैं उसमें कॉनक्लेव को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। वाफ्टा का मतलब है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट। तो ये फुल फॉर्म भी आप नोट कर लें दोस्तों। वाफ्टा पुरस्कार ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को प्रदान किए जाते हैं, यानी कि जो अंग्रेजी फिल्में होती हैं और जो इंटरनेशनल फिल्में होती हैं उनके लिए ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। पहला वाफ्टा पुरस्कार समारोह 1949 में आयोजित किया गया था और यह पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम में प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, अब हम बाफ्टा अवार्ड 2025 के विनर डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि 2025 में ये जो बाफ्टा अवार्ड प्रदान किए गए हैं, इस बार इसका 78वां संस्करण आयोजित किया गया था। दोस्तों, बेस्ट फिल्म का अवार्ड कॉनक्लेव को दिया गया है और इसके अलावा बेस्ट ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड भी कॉनक्लेव को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं ब्रैडी कॉर्बेट और बेस्ट एक्टर हैं एड्रियन ब्रॉडी। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिकी मेडिसन को। बेस्ट को एक्टर का अवार्ड मिला है कीरन कल्किन को। बेस्ट को एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जो सल्दाना को। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड मिला है वॉलेस एंड ग्रोमेट को। बेस्ट विदेशी भाषा फिल्म का अवार्ड मिला है एमेलिया पेरेस को और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है सुपरमैन द क्रिस्टोफर रीव स्टोरी को। तो ये हैं वाफ्टा अवार्ड 2025 के विनर। दोस्तों, वाफ्टा अवार्ड प्राप्त करने वाले इंडियन कौन कौन हैं? तो पहला नाम है रोहिणी हट्टंगडी का। इन्हें 1982 में गांधी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन ए सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला था। 1998 में शेखर कपूर को एलिजाबेथ फिल्म के लिए आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड मिला था। 2008 में रेसुल पुकुट्टी को स्लम डॉग मिलेनियर के लिए बेस्ट साउंड का अवार्ड मिला था और 2008 में ही AR रहमान को स्लम डॉग मिलेनियर के लिए बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का अवार्ड मिला था। तो ये हैं वाफ्टा अवार्ड प्राप्त करने वाले इंडियन। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF। तो जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक्स GK की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी कर चैनल पर जो अगले 1 साल तक वीडियो अपलोड किए जाएंगे उन सभी की PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों, ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के नंबर 1 टेनिस प्लेयर जैनिक सिनर पर कितने समय के लिए बैन लगाया गया है? आंसर हो जाएगा 3 महीने के लिए। तो दोस्तों, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं जैनिक सिनर और इनका संबंध इटली से है। तो इन पर अभी हाल ही में डोपिंग के आरोपों के दोषी पाए जाने के बाद कम से कम 3 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। दोस्तों, कुछ समय पहले विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा के द्वारा इनका डोप टेस्ट किया गया था जिसमें ये पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि इन्होंने प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल किया है, इसलिए इन पर 3 महीने का बैन लगाया गया है। यानी दोस्तों, वो 4 मई 2025 तक कोई भी टेनिस प्रतियोगिता नहीं खेल सकेंगे। जैनिक सिनर की अगर हम बात करें तो 2024 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन जीता था। अभी 2025 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ठीक है, तो ये जानकारी आप नोट कर लें। 2024 का साल उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, US ओपन जीता था, मियामी ओपन जीता था और सिनसिनाटी ओपन जीता था, हाले ओपन भी जीता था और रॉटरडम चैंपियन भी वो बने थे। ठीक है, तो ये 2024 की जर्नी रही है जैनिक सिनर की। दोस्तों, टेनिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो चेन्नई ओपन 2025 को किरियन जैकवेट ने जीता है। रोमानिया की पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी सिमोना हालेप ने टेनिस से संन्यास ले लिया है। जिल टीसमैन ने WTA मुंबई ओपन 2025 का टाइटल जीता है। कोको गॉफ ने WTA फाइनल 2024 जीता था, ये अमेरिका की हैं।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब इटली के जेनिक सिनर ने जीता था और महिला एकल का खिताब अमेरिका की मेडिसन कीज ने जीता था। दोस्तों, कार्लोस अल्कराज ने एलेक्स डी मिनोर को हराकर रॉटरडैम ओपन 2025 अभी हाल ही में जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? आंसर हो जाएगा जापान। तो दोस्तों, जो धर्म गार्जियन अभ्यास है यह भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। तो 2025 में इसका 6वां संस्करण आयोजित किया जाना है और इसका आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक किया जाएगा और इसका आयोजन होना है जापान के माउंट फूजी में। दोस्तों, इस मिलिट्री एक्सरसाइज में आतंकवाद रोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। धर्म गार्जियन अभ्यास का जो पहला एडिशन है वह 2018 में हुआ था। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास के अलावा वीर गार्जियन और जिमैक्स अभ्यास भी आयोजित होता है। तो जो वीर गार्जियन है यह एक वायुसेना अभ्यास है और जिमैक्स अभ्यास एक समुद्री अभ्यास है और जो धर्म गार्जियन है यह थल सेना अभ्यास है। दोस्तों, जापान की अगर हम बात करें तो राजधानी इसकी टोक्यो है। जापानी एन इसकी करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु और आपको याद रखना है कि जो ओकिनावा है ये जापान का सबसे छोटा द्वीप है। जापान एशिया कॉन्टिनेंट में ही स्थित है, इस बात को भी आप नोट कर लें। चलिए कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं जो अभी हाल फिलहाल में आयोजित की गई हैं। जैसे एक्सरसाइज साइक्लोन की बात करें तो इसका आयोजन भारत और इजिप्ट के बीच हुआ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। इसका आयोजन 10 से 23 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। सूर्य किरण अभ्यास भारत नेपाल के बीच हुआ है। इसका आयोजन सलझंडी नेपाल में हुआ है। दोस्तों, जो सूर्य किरण अभ्यास है इसका आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक किया गया है। फिर बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति की। तो ये इंडिया फ्रांस के बीच हुआ है। उमरोई मेघालय में इसका आयोजन हुआ था 2024 में। युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन इंडिया और यूएसए के बीच हुआ है। इसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ था। 2024 में इसका आयोजन हुआ है। काजिंद अभ्यास का आयोजन इंडिया कजाकिस्तान के बीच हुआ है और इसका आयोजन औली उत्तराखंड में हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों, वज्र प्रहार नामक जो एक्सरसाइज है यह इंडिया और यूएस के बीच हुई है और इसका आयोजन अमेरिका में किया गया था। विनवेक्स अभ्यास 2024 आयोजित हुआ है इंडिया वियतनाम के बीच और इसका आयोजन अंबाला और चंडी मंदिर में हुआ था। और हरिमाऊ शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत मलेशिया के बीच हुआ है और इसका आयोजन मलेशिया में ही किया गया था। ठीक है, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा ब्राजील। तो 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 और 7 जुलाई 2025 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया जाएगा। इसमें दोस्तों ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के अलावा जो ब्रिक्स के और भी मेंबर हैं वो शामिल होंगे। तो इसमें कुल 20 सदस्य शामिल होंगे जिसमें इसके मेंबर भी होंगे और जो भागीदार देश हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। दोस्तों, ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था और इसकी जो पहली बैठक है यह 16 जून 2009 को हुई थी और ये रूस में हुई थी पहली बैठक। और दोस्तों, ब्रिक्स का जो मुख्यालय है यह संघाई चाइना में है। इसके 10 मेंबर हैं वर्तमान में। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई, ये सभी इसके मेंबर हैं। दोस्तों, ये वो लिस्ट है जिसमें ब्रिक्स समिट बताए गए हैं। तो 2009 में जो पहला ब्रिक्स समिट हुआ था यह एकातेरिनबर्ग में हुआ था रूस में। ठीक है, फिर 2010 में ब्राज़ील में, 2011 में चाइना में, 2012 में इंडिया में, 2013 में साउथ अफ्रीका में, 2014 में ब्राज़ील में, 2015 में रसिया में हुआ था और 2016 में इसका आयोजन इंडिया में हुआ था। 2017 में चाइना, 2018 में साउथ अफ्रीका, 2019 में ब्राज़ील में हुआ था, 2020 में रूस में हुआ था, 2021 में इंडिया में हुआ था, 2022 में चाइना में, 2023 में साउथ अफ्रीका में और 2024 में इसका आयोजन
कजान रसिया में किया गया था। ठीक है, तो 2024 वाला आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, दुनिया की 28% जमीन है ब्रिक्स देशों के पास, इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। दुनिया की 44% जनसंख्या है ब्रिक्स देशों के पास, और ग्लोबल जीडीपी में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी है 27%। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। और जो टॉप 5 ग्लोबल मिलिट्री पावर हैं उनमें से 3 ब्रिक्स देश हैं। तो 3 ब्रिक्स देश कौन कौन है? रूस, चाइना और इंडिया। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है? तो आंसर हो जाएगा इसका इटली में। तो दोस्तों, एक ज्वालामुखी है, काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में भी पूछी गई है, उसका नाम है माउंट एटना। तो ये यूरोप की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है और ये इटली देश में स्थित है। तो इसमें अभी हाल ही में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसके कारण गैसों का गुबार बना हुआ है और यहाँ के आसपास के क्षेत्र से फ्लाइट की उड़ान भी बंद कर दी गई है। माउंट एटना की बात करें तो दोस्तों, यह इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह यूरोप का सबसे ऊंचा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इसकी ऊंचाई है लगभग 3,357 मीटर की। दोस्तों, इटली के बारे में अगर हम बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। रोम इसकी कैपिटल है। भाषा है इसकी इतालवी और इसकी जनसंख्या लगभग 60 मिलियन है और करेंसी है यूरो। और इसकी सीमा फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, वेटिकन सिटी और सैन मारिनो से लगती है। और जॉर्जिया मेलोनी यहाँ की वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं, इस बात को भी आप नोट कर। दोस्तों, बात हुई है यहाँ पर ज्वालामुखी की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। ज्वालामुखी तब बनता है जब पृथ्वी की सतह पर दरार से गर्म पिघली चट्टानें, गैसें और राख निकलती है। क्लाउआ ज्वालामुखी दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। माउंट क्राकाटो ज्वालामुखी इंडोनेशिया की सुंडा में स्थित है। मोना लोआ ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है, यह दुनिया का सबसे बड़ा सील्ड ज्वालामुखी है। माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी हिस्से में स्थित है। म्यांमार में माउंट पोपा और मिनबो मड ज्वालामुखी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली को खरीदेगा? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो दोस्तों, चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण फिलीपींस ने भारत से आकाश मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है। तो फिलीपींस का चाइना के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है, तो इसी को देखते हुए फिलीपींस भारत से आकाश मिसाइल खरीद सकता है, यानी कि उसने इंटरेस्ट दिखाया है इस मिसाइल को खरीदने में। तो ये जो समझौता है ये लगभग $200 मिलियन का समझौता हो सकता है। फिलीपींस की अगर हम बात करें तो यह एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। मनीला इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं वोंग वोंग मार्कोस और करेंसी है फिलीपीन पैसो। दोस्तों, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स हैं। तो अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट बेचेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी फ्रांस की यात्रा के दौरान फ्रांस की सेना के लिए पिनाका मिसाइल सिस्टम पेश किया है। यानी कि पीएम मोदी जी अभी फ्रांस गए थे तो उन्होंने अपने देश में बनाया हुआ जो पिनाका मिसाइल सिस्टम है वो फ्रांस की सेना के लिए पेश किया है। यानी कि उन्होंने बताया है कि इस प्रकार का मिसाइल सिस्टम है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आप खरीद भी सकते हैं। भारत से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश कौन है? आर्मेनिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कागज़ के स्ट्रॉ पर अभी हाल ही में बैन लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी किया है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पनामा देश अभी हाल ही में बाहर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने IVF का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण बनाया है। अगला क्वेश्चन है, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2025 में भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे? तो नित्यानंद राय शामिल हुए थे। तो हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आपको याद रखना है कि नो मनी फॉर टेरर 2025 सम्मेलन का आयोजन जर्मनी के म्यूनिख शहर में किया गया था। इसका आयोजन जर्मनी की गवर्नमेंट के द्वारा ही किया गया है। इसमें 200 से अधिक उच्च स्तरीय अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए थे। भागीदारों में एनमोट समूह के जो देश थे वो शामिल हुए थे, यानी उनके प्रतिनिधि शामिल हुए थे। दोस्तों, नो मनी फॉर टेरर की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 2018 में हुई थी।
फ्रांस की सरकार के द्वारा इसकी पहल की गई थी। इसका उद्देश्य आतंकवाद के फंडिंग को रोकने के लिए सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका पहला सम्मेलन पेरिस फ्रांस में हुआ था 2018 में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तीसरा हुआ था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दूरबीन के द्वारा आइंस्टीन रिंग को खोजा गया है? आंसर हो जाएगा यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर आइंस्टीन रिंग की खोज की है। आइंस्टीन रिंग डार्क मैटर आकाशगंगा या आकाशगंगाओं के समूह के चारों ओर प्रकाश का एक वलय है या रिंग है, यानी कि जो आइंस्टीन रिंग है वह लाइट की एक प्रकार की रिंग है। दोस्तों, प्रथम आइंस्टीन रिंग की खोज 1987 में की गई थी। तब से बहुत सारी आइंस्टीन रिंग की खोज की गई है, लेकिन अभी जो यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन है इसने 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आइंस्टीन रिंग की खोज की है। दोस्तों, ये जो आइंस्टीन रिंग होती है यह गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के कारण बनती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो चरणजोत सिंह नंदा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा डी प्रसन्ना कुमार उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 1949 में की गई थी और यह चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे को रेगुलेट करता है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो देवजीत सैकिया बीसीसीआई के सचिव, वी नारायणन इसरो के अध्यक्ष, फैज़ अहमद किदवई टीजीसीए के महानिदेशक, आशुतोष अग्निहोत्री भारतीय खाद्य निगम के सीएमडी, रजत वर्मा डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ, अभिजीत मजूमदार ऑल इंडिया लिमिटेड के सीएफओ और इस्पात मंत्रालय के निदेशक मेमुन आलम बने। अगला क्वेश्चन है, डीप सीक के ऐप को किस देश ने प्रतिबंधित किया है? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। तो दोस्तों, साउथ कोरिया ने चाइना की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी डीप सीक के ऐप को अस्थायी रूप से अपने ऐप स्टोर से हटा दिया है, यानी उसे बैन कर दिया है। तो डाटा सुरक्षा को लेकर के ये फैसला लिया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। इससे पहले इटली और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसे बैन किया था। डीप सीक की बात करें तो यह चाइना की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 2023 में हुई थी और इसकी स्थापना चाइना के हांगजो शहर में हुई थी। और दोस्तों, आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि डीप सीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से चैट जीपीटी है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना करें अभियान किसने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है यूनेस्को ने। तो दोस्तों, यूनेस्को ने विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक वैश्विक अभियान शुरू किया है जिसका नाम क्या है? विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना करें। यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले और इसके मेंबर हैं 193 और 11 इसके सहयोगी सदस्य भी हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप नोट कर लें। दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? चाइना। आदि महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। आयुष्मान भारत वय बंधन योजना किस राज्य या कैंसर से प्रदेश में शुरू हुई है? पुदुचेरी। सरकार ने किसके लिए बायोलंपी वैक्सीन को मंजूरी दी है? मवेशी। 24वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जम्मू में। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में चरम मौसमी घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित 10 देशों में भारत किस स्थान पर है? 6वें। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किसे मिला है? एनटीपीसी। 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मस्कट, ओमान में। जैकब किल्पे का संबंध किस देश से है जो 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरी करने वाले पहले धावक बने हैं? युगांडा। प्लेटफॉर्म मित्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी के द्वारा। WHO ने किस देश में सूडान वायरस रोग के प्रकोप की पुष्टि की है? युगांडा। और वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी को। आज की जनरल नॉलेज के पिटारे में हम महत्वपूर्ण नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ डिस्कस करेंगे। तो सिंधु की झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। गंगा की यमुना, सोन, दामोदर, महाकाली, घाघरा, रामगंगा, कोशी और गंडक हैं।
यमुना की टॉन्स, हिंडन, चंबल, सिंध, बेतवा और कैन है। चंबल की वनास, काली सिंध, छिप्रा, पार्वती, कुनो, अलिनिया, छोटी काली सिंध है। कावेरी की हरंगी, हेमावती, काविनी, भवानी, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ और नोयल है। कृष्णा की कोयना, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा, भीम, मूशी और मुनेरू है। नर्मदा की हिरन, तबा, बंजार, शेर, सक्कर, दूधी, गंजाल, वारना, कोलार, मान, उरी, हटनी और ओरसांग नदियां इसकी सहायक नदी हैं। दोस्तों, अब हम जनवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन है? भारत। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? डोनाल्ड ट्रंप। वर्जिन नारियल तेल का संबंध किस राज्य से है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कौन बने हैं? ऋषभ पंत। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन 2025 किस राज्य में हुआ है? ओडिशा। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई है? दावोस, स्विट्जरलैंड। 21 जनवरी को किस राज्य या राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का। किस देश में स्थित सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखा गया है? श्रीलंका। और किस राज्य सरकार ने पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति बनाई है? महाराष्ट्र। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि 9वें एशियाई विंटर गेम्स का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये चाइना में हुआ है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर चाइना बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको 1800 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की ई बुक ऐप पर मिल जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करंट और जीके की ई बुक मिल जाएगी। तो जीके की ई बुक में आपको ये सारी ई बुक मिल जाएगी जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। जैसे इसमें इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी। तो इनको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ऐप पर 1 वर्ष के करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च कर दी गई है, तो इसको भी आप प्राप्त कर लें। टेस्ट पास मिल जाएगा ऐप पर, जिसमें आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। ऐप पर बहुत सारे कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे जीके जीएस का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। एमपी टेट, व्यापम, एसएससी, मैथ, रीजनिंग, रेलवे, इंग्लिश, बैंकिंग, रीजनिंग, इन सभी के लिए कोर्स आपके ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।